नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पार्ट 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज हम इस पार्ट की टेस्ट सीरीज करेंगे जो एनसीईआरटी से किताबों में से है और सीटेट के एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा ब्राह्मण ग्रंथ, पांचवा उपनिषद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 4 और 5, डी केवल 2, 3, 4 और 5। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, केवल 2, 3, 4 और 5। इसकी व्याख्या है, चारों वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों में से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है वो बाद में रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें से जो सामाजिक विज्ञान नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो अब प्रश्न है 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो दिया हुआ है वह वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और सूची 2 में दिया हुआ है आधारित कार्य विभाजन। ए ब्राह्मण, बी शूद्र, सी वैश्य और डी क्षत्रिय। और पहला है सेवा, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है रक्षा और चौथा है व्यापार। कूट है ए बी सी डी। ए है 2, 1, 4, 3, बी 2, 4, 3, 1, सी 1, 2, 3, 4, डी है 3, 1, 4, 2। और इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2, 1, 4, 3। अब इसकी व्याख्या है, इस प्रश्न की व्याख्या जो है, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में बांटा था, वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं, इसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे। जैसे प्रथम में वर्ण में ब्राह्मणों का जो काम था वो वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था और दूसरे में आते थे क्षत्रिय जो शासक वर्ग थे और इनका कार्य क्या होता था, युद्ध में जो लोग होते थे उनकी रक्षा करना होता था। फिर तीसरे स्थान पे आते थे वैश्य, इसके अंतर्गत जो कृषि, पशुपालन और व्यापारी ये सब आते थे। और शूद्रों का स्थान था अन्य जो 3 होते थे वर्ण, उनकी सेवा करनी होती थी। अब हम आते हैं प्रश्न 3। वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था और ये कारण आर है, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्यापन का जो अधिकार नहीं था, अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में बताया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है।
और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अब इस प्रश्न की जो व्याख्या है वैदिक काल में जो प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न 4, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3, ये सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या है, अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार जो शिल्पकार होते थे, शिकारी होते थे, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने का व दफनाने का जो लोगों को अछूत माना जाता था। अतः कथन 2 जो है वो गलत है। वैदिक काल के अंत तक आते आते उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो है ब्राह्मण के जो माता पिता के जो संतान है वो भी ब्राह्मण ही होते थे। प्रश्न 5, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। उपर्युक्त कथनों पर जो विचार करना और सही उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। और इसका जो सही उत्तर है 5वें का वो है सी, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त जो है दोनों कथन जो है वो सही है। कई लोगों ने जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा जो स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जो है अन्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है वर्ण निर्धारण जो सही नहीं मानते थे उस समय। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग हैं व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव उचित नहीं समझते थे, और जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान जो है वो संपन्न करने का अधिकार सबको है। और कई लोगों ने जो छुआछूत की जो आलोचना भी की। वहीं से इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। वहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। प्रश्न 6 है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक जो इकाई की जो बस्तियां की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां हैं निम्नलिखित में से किन स्थान पर थे? पहला तो वो हमें बताना है, ये पहला है पुराना किला दिल्ली। दूसरा हस्तिनापुर मेरठ। तीसरा अंतरंजी खेड़ा एटा।
कूट है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 और 2 और 3। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या है, महायज्ञों के करने वाले जो राजा आगे आगे जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। और जो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की जो कई बस्तियां की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ और हस्तिनापुर में और मेरठ के पास जो हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा जो इनमें प्रमुख है। जनपदों के जो लोग चावल, गेहूं, धान, दालें, जौ, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और इन पुरातत्वों ने कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले इन पुरातत्वों में, और जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी माना जाता था। वहां से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी जो होते थे वो आमतौर पर गणितीय आकृतियां जो होती थी उस रूप में होता था। प्रश्न 7, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाजनपदों की कई राजधानियां जो है वो किलेबंदी की गई थी, पहला है। और दूसरा है, राजा सेना रखने लगे थे और वेतन भी दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान जो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। और अभी इनमें से उपयुक्त कथनों को बताना है जो सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। और इसका जो सही उत्तर है वो है 1, केवल 1। अब इसकी व्याख्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों ने किलेबंदी की गई थी, कई राजधानियों में वहाँ पे किलेबंदी की गई थी। और ये किलेबंदी जो है वो आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। जब जो राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में देना होता था और ना कि संपूर्ण भुगतान। अतः जो कथन 2 है वो गलत है। प्रश्न 8, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राय उपज 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा, कारीगरों को जो श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपर्युक्त कथनों पर जो सही उत्तर बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। और इसका जो सही उत्तर है वो है 8वें का है, बी केवल 2। ये सही उत्तर है। अब हम इसकी व्याख्या बताते हैं। महाजनपदों के जो राजाओं को महाजनपदों के जो राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। अतः कथन 1 जो है वो गलत है। कारीगरों के जो ऊपर कर लगाए गए थे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार
को राजा के लिए महीने में एक दिन जो है काम करना पड़ता था। प्रश्न 9, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला है, पशुपालकों को जानवरों या उनके जनपद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपर्युक्त कथनों पर जो हमें सही बताना है। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1 और 2 और 3। और इसका जो सही उत्तर है वो है ए, केवल 1 और 2। ये सही उत्तर है ए। अब इसकी व्याख्या है, कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को जो वहां पे देना पड़ता था कर के रूप में। प्रश्न 10वां है, प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए, मेरठ उत्तर प्रदेश, बी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि कौशाम्बी जो है वो कहाँ पर स्थित है। और इसका जो सही उत्तर है वो है कौशाम्बी है, और सी उत्तर सही है। नहीं, इसका सही उत्तर है सी, इलाहाबाद में है ये। व्याख्या है, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं और इसके एक भाग का जो निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।